यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो ये जो हम लोग का इंडियन पॉलिटी का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, आज चैप्टर 5 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसका पार्ट 2 मैं कवर करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसको यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होंगे मैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज चलते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 5 फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक डिस्कशन किया गया है। और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो पिछले 3 से 4 सालों में यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सीडीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं उसका डिस्कशन करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था, आज मैं 51 से इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से 51 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अति लंघिता होता है? कौन सा आर्टिकल जो है जो श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अति लंघिता होता है? तो देखिए, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी नहीं दिए जाने, ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है, क्योंकि आर्टिकल 14 ये है नहीं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समान संरक्षण। आर्टिकल 16 जो है आपको, आर्टिकल 16 जो होता है वह जो अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि रोज़गार के लिए सबको समान अवसर प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो हो गया हम लोग का, ये 23 जो है आपको इससे संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इसको पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलाश्रम का प्रतिषेध करता है, अतः श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिया जाना एक तरह का बेगार कहा जाएगा, ठीक है, जिसे अनुच्छेद 23 प्रतिबिंबित करता है। जो कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 43 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जो राज्य को सभी श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी और सभ्य कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? यह आर्टिकल 24 का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर लिखा ऑप्शन दिया होगा, आर्टिकल 24 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। ये एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध क्या है? क्या ऐसा ये निषेध क्या है? एक पूरी तरह क्या करता है? निषेध करता है, पूर्ण निषेध हो जाएगा ये कि आर्टिकल 24 की तरह कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कल कारखाने में काम करने को रोक लगाता है। ये पूरी तरह एक निषेध है, मतलब पूरी तरह संविधान क्या करता है? इसको निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की ओर क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन फर्स्ट कि अधिकार नागरिक के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी जब आप पढ़े होंगे तो ये सारा स्टेटमेंट आपको वहाँ दिखा होगा। देखिए क्या कहता है कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। क्या अधिकार जो दिए गए हैं, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, वो नागरिक के विरुद्ध राज्य के दावे नहीं, वो तो डीपीएसपी होंगे ना, तो ये आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अधिकार वे विशेषताएं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, ये भी गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ये सही है। अधिकार नागरिकों को दिए अधिकार जो है, मूल अधिकार वे नागरिकों को प्रोवाइड किए गए हैं राज्य के अगेंस्ट, तो ये हो जाएगा आप लोग यहाँ पर ये, ठीक है। नेक्स्ट इसको देख लीजिए क्या कह रहा है कि मूल अधिकार की प्रवृत्ति नकारात्मक होती है क्योंकि यह राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ये राज्य के विरुद्ध क्या है? नागरिकों के दिए गए अधिकार, ये दावे हैं। अधिकार सरकार के मनमाने व अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ क्या करते हैं? संरक्षण देते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राजद्वार 1967 में क्या कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को भाग 3 में संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है तथा यह व्यवस्था दी कि संविधान संशोधन भी भारत के संविधान के आर्टिकल 13 के अधीन
विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह केशवानंद भारती में क्या कहा गया कि केशवानंद भारती वाद जो 1973 में आया था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है बशर्ते इससे संविधान का आधारभूत ढांचा नष्ट न होता हो। अर्थात संविधान की मूलभूत संरचना एक तरफ तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंध है, दूसरी ओर संविधान के आर्टिकल 368 पर बाध्यताएँ भी आरोपित करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 55 की ओर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाती है? ये किस वाद में कहा गया? क्वेश्चन नंबर 55 ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में ये इस बात की यह स्टेटमेंट दिया गया। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए क्या करते हैं? सक्षम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 56 की ओर। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते? मौलिक अधिकार संशोधित किस पे नहीं किया? तो ये भी गोलकनाथवाद में ही कहा गया था। ये भी गोलकनाथवाद में ही कहा गया था कि मौलिक अधिकार जो है संशोधित नहीं किए जा सकते। गोलकनाथवाद कब आया था? 1967 में, जिसमें ये बोला गया था कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं किए जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 57 की ओर कि संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया किसने? मूल अधिकार में संशोधन की बात एक केशवानंद भारती वाद 1973 में की गई। केशवानंद भारती वाद 1973 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। भारत के संविधान के संबंध में मूलभूत संरचना मत किनके संबंध? मूलभूत संरचना मत जो है केशवानंद भारती। पहला तो आपको देखिए मूलभूत संरचना का मत किससे संबंधित है? तो मूलभूत संरचना यानी कि जो मूल ढांचा है संविधान का वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कि केशवानंद भारती वाद 1973 जो कि 13 जजों की पीठ थी, इसमें यह निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रस्तावना मूल अधिकार में संशोधन की जा सकती है। ठीक है, लेकिन बशर्ते कि उसके बेसिक ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं हो, संविधान का मूल ढांचा में कोई परिवर्तन न आए। ठीक है, इसका मतलब संशोधन की बात तो करती है कौन? केशवानंद भारती वाद में ये डिस्कशन लिया गया। ये बोला गया कि संसद जो है मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, प्रस्तावना में क्या कर सकती है संसद की संशोधन कर सकती है बशर्ते कि उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन न आए। ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है ये भी आपको मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 368 पर जो बाध्यताएं हैं, संशोधन पर जो बाध्यताएं हैं, ये भी आपको मूल ढांचा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन गोलकनाथ ये नहीं आएंगे क्योंकि ये संशोधन की बात नहीं करता है। गोलकनाथ मामला क्या था कि गोलकनाथवाद में मूल अधिकार में या फिर सामने संशोधन की बात नहीं की गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ पर कि किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार में संशोधित नहीं किए जा सकते? तो गोलकनाथवाद। तो इसलिए गोलकनाथवाद को यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के आर्टिकल 13 के अधीन विधि है? संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के आर्टिकल 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये आपको गोलकनाथवाद में ये बोला गया था। गोलकनाथवाद में क्या बोला गया था कि ये संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के आर्टिकल 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों के असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। ये देखिए CDS 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, CDS का क्वेश्चन अक्सर BPSC क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसलिए CDS के क्वेश्चन को ध्यान से आप देखें। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो है इसको शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, और इस तरह के क्वेश्चन ही पूछने का रहा है ट्रेंड। देखिए क्या कहता है कि
निम्नलिखित वाक्य प्रश्नांशों में दो कथन हैं, कथन 1 और कथन 2। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और इन प्रश्नांशों के उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कथन 1 क्या कहता है कि मौलिक अधिकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सरकार की विधायी एवं कार्यपालिक पक्षों के अतिक्रमण से रक्षा करते हैं। तो पहला क्या है हम लोग का, सही है। सेकंड क्या कहता है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं, ये भी सही है। मतलब ये दोनों के दोनों कथन क्या है यहाँ पर सही हो जाएंगे और इसका सही स्पष्टीकरण भी ये कर पा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। ये क्या कहता है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेकयुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है। ये नियंत्रण कौन लगा सकता है, तो ये नियंत्रण कौन लगाएगा, संसद। ये नियंत्रण लगाने की शक्ति संसद के पास होती है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेकयुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये संसद के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन ए कथन आर करण 2 दूसरा कारण आर के रूप में अंकित है। तो कथन क्या कहता है कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। क्या मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, तो सही है, मौलिक अधिकार जो है निरपेक्ष नहीं है। सेकंड क्या कहता है कि कारण क्या कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ये न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है, इसलिए निरपेक्ष नहीं है। ये भी बात सही है कि अगर मूल अधिकार का कोई हनन होता है तो इसको न्यायालय में जाकर इसकी कंप्लेंट की जा सकती है, मतलब न्यायालय इस पर विचार कर सकता है। तो इसलिए ये मौलिक अधिकार जो है ये आपको निरपेक्ष नहीं है, इसकी अवहेलना होने पर हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट कि मौलिक अधिकार क्या है। देखिए मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है। अगर मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो हम लोग क्या कहाँ जा सकते हैं, इसको न्यायालय में जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और न्यायालय तब जाकर ये मूल अधिकार की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रेट जारी करती है। तो ये है क्या, वाद योग्य है, ये क्या है, वाद योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 65 की ओर। क्या कहता है कि मौलिक अधिकार क्या है, ये कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते। गलत, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये गलत है, क्योंकि इनका निलंबन भी होता है। कब होता है, जिसे आर्टिकल 358 के तहत कहा गया है कि अगर आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सभी जो होंगे अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार जो हो जाएंगे निलंबित हो जाते हैं, इसलिए मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित होते हैं, नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, नहीं। देखो इस कंडीशन भी मैंने बताया कि आपातकालीन की स्थिति में जो है वो मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में प्रत्याभूत गारंटीड मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। क्या भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है निलंबित किए जा सकते हैं, हाँ निलंबित किए जा सकते हैं। कब, जब आपात की घोषणा लागू कर दी गई हो, यानी राष्ट्रीय आपात घोषणा द्वारा जो है ये निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की ओर चलते हैं कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति वही संसद के पास है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 68 की ओर के मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं कि जब आपातकाल की उद्घोषणा या प्रचारण में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा में जब आपातकाल जब लागू होता है तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए वो न्यायालय में वो जाने का अधिकार निलंबित रहता है। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, मैंने अभी आपको बोला कि आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सभी क्या हो जाते हैं, वो निलंबित हो जाते हैं। अगर आपातकाल लागू कर दिए जाते हैं तो उस स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता। ध्यान से देखिए आपातकाल में कौन सा अधिकार छीना नहीं जा सकता। तो आर्टिकल 19 और 20 हम लोग अभी मैंने आपको डिस्कशन किया कि आर्टिकल 19-20 को छोड़कर सारे मूल अधिकार क्या होते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। तो 19 और 20 में क्या है, 19 आप देखिएगा कि ये जीवन के अधिकार, ये स्वतंत्रता जो है 19 और 20 को छोड़कर, ठीक है। तो ये आपको राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार जो है ये नहीं छीना जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करती है। तो ये आपको है उद्देशिका, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, तीनों। क्या कर रहा है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त कौन कौन से भारत के संविधान, मूल अधिकारों के अतिरिक्त देखा जाए तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, डी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ क्या कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 के प्रावधान, उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए नैसर्गिक, यहाँ देखिए राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार ये भी है, और असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार भी है। ऑप्शन ए नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ असमान परिस्थितियाँ हैं ना, यहाँ समान परिस्थितियाँ हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डी। देखिए क्या कह रहा है कि असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल 14 से 18 में कहा गया, लेकिन असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। क्यों मूल अधिकार कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, ये सही है। यह प्रजातांत्रिक होता है, तो आपको ये गलत है। करें कि यह लोक कल्याणकारी होता है, ये लोक कल्याणकारी होता है, नहीं, लोक कल्याणकारी तो आपको डीपीएसपी होता है ना, पब्लिक वेलफेयर। अच्छा, उसके बाद यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, ये भी सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, तो ये भी सही है, इसके विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकती। ठीक है, तो 1, 4 और 5 ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 13 के तहत संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, किंतु संविधान संशोधन द्वारा विशेष बहुमत से, यहाँ देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 13 के तहत क्या कहा गया कि संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, परंतु संविधान संशोधन द्वारा विशेष बहुमत से मूल अधिकारों में कटौती या परिवर्तन कर सकती है। लेकिन कब? तो संविधान संशोधन द्वारा विशेष बहुमत से मूल अधिकारों में कटौती और परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। विधि और स्वाधीनता के बीच अगर देखा जाए, ये IAS 2018 का क्वेश्चन है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है। यदि विधियां अधिक होती है तो स्वाधीनता कम होती है। भला देखिए क्या करें, यदि विधियां अधिक है तो स्वाधीनता कम होती है, ये गलत। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ये सही है। इसलिए विधि के समान संरक्षण की बात आर्टिकल 13 में की गई है, या विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। यदि विधि नहीं, कानूनी नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे बी। अब देखिए इसको पढ़िए ध्यान से कि किसी भी लोकतंत्र में समता, जैसे विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। किसी भी लोकतंत्र में देखा जाए तो ये समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें क्या कहा गया है कि इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। विधि की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, अतः स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए विधि का होना आवश्यक है। क्या कह रहा है कि यदि स्वतंत्रता की पूरी आज़ादी दे दी जाए, स्वतंत्रता का आनंद उठाने से, यहाँ देखिए क्या लिखिए, यदि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगें। ठीक है, यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए विधि का होना क्या है? आवश्यक है। यानी कि बिना विधि की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? कौन से मूल अधिकार नहीं दिया गया? ध्यान से देखिए ये तो देश के किसी भाग में बसने का अधिकार 19(1) का ई में दिया गया है। लिंग समानता का अधिकार ये भी दिया गया, सूचना का अधिकार ये नहीं दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दिया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सी हो जाएंगे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर देखिए नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) में सूचना के अधिकार को शामिल माना है। ये उस टाइम नहीं था, लेकिन इसको सूचना के अधिकार को 19(1) में इसको माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए उत्पीड़न के खिलाफ, शोषण के खिलाफ अधिकार ये तो है ही। समान काम के लिए समान वेतन ये नहीं है, ये तो आपको आर्टिकल 44 में चला गया। और हम लोग जानते हैं कि मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत रिलाइज करते हैं, तो ये आपको DPSP का पार्ट हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं बल्कि यह राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का एक अंग है। आर्टिकल 39 का घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? पहले देखिए, क्या शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है? क्या शिक्षा पाने का अधिकार एक मूल अधिकार है? नहीं। काम पाने का अधिकार मूल अधिकार है? ये कह रहा है आपको कि नहीं है ना, सॉरी 86 अमेंडमेंट के तहत शिक्षा के अधिकार को शामिल कर लिया गया है। देखिए ये है काम करने का अधिकार मूल अधिकार है, तो नहीं, ये भी दूसरा नहीं हो जाएगा। संगम बनाने का अधिकार है, कोई वृत्ति करने का अधिकार। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 जो है वो आपको मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो सिर्फ 2 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि आर्टिकल 21 का शिक्षा को पाने का अधिकार है। आर्टिकल 19(1) ग में संगम या संघ बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19(1) का घ जो है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि काम पाने का अधिकार आर्टिकल 41 के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा एक सामाजिक अधिकार, कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है? ध्यान से देखिएगा। देखिए शिक्षा का अधिकार एक सामाजिक अधिकार है, ये सही है। समानता का अधिकार सामाजिक अधिकार है, ये भी है। और ये देखा जाए कि जीवन का अधिकार सामाजिक अधिकार है, ये भी है। लेकिन मत देने का अधिकार एक सामाजिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मत देने का अधिकार मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है, जबकि समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जीवन का अधिकार एक सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स होते हैं। मत देने का अधिकार का एक लीगल कानूनी अधिकार, एक वैधानिक अधिकार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर कि भारत में संविधान द्वारा प्रत्याभूत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? शिक्षा के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इस अधिकार के अंतर्गत बाल और वयस्क की निरक्षरता दोनों आती है और इसलिए यह भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा की सार्वत्रिक गारंटी देता है। ये गलत है। देखिए यह अधिकार बाल अधिकार है जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चे आते तथा यह 2015 से लागू होगा, ये भी गलत है। इसको शिक्षा के अधिकार को सिंपल याद रखिए कि 86वें संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच सभी भारतीय बच्चों को दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया को से देगा जो वह उचित समझे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया। इस मूल अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की गारंटी देता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू है। ठीक है, ये कब से लागू है? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। ठीक है, नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 की ओर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है, जो कि मानव अधिकार और मूल अधिकार दोनों हैं, इसके हम लोग चूज करना है। देखिए पहले देखिए मानव अधिकार, मूल सूचना का अधिकार तो है नहीं, इसको हटा दीजिए। शिक्षा का अधिकार है, देखिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार भी है और एक मानव का भी अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का, और जिसको आर्टिकल 21A के तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में आर्टिकल 21A में शामिल किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा बनाना है। उन बच्चों के अधिकार नहीं थे जो 6 से 14 वर्ष, और 6 से 14 वर्ष जो है माध्यमिक स्तर के बच्चे आते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो कि माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद और सूची 2 में क्या क्या प्रावधान किया गया है उसको सम्मिलित करना है। और चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए 16 आर्टिकल 16 जो है 16 जो है वह अवसरों में समानता की बात करते हैं। तो अवसर में समानता कहाँ है वो देखिए आप लोग।
देखिए लिखा है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ए का आपको 2 यहाँ देखिए मिलान करते हैं हम लोग, ए का 2 है, यहाँ भी। अब बी का देख लेते हैं, बी क्या कहता है। आर्टिकल 21 अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करता है, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 29 और 30 है ना, तो 30 अल्पसंख्यकों, ये देखिए क्या कह रहा है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित करना जो है, ये किस में आते हैं, तो शैक्षिक संस्था स्थापित करना जो है आपको और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। तो ये 30 के अंतर्गत आते हैं। तो सी का आपको हो जाएगा यहाँ पर, सी का 3 हो जाएगा यहाँ पर। बी का देख लेते हैं क्योंकि बी में यहाँ पर डिफरेंस है, तो बी का चेक करते हैं हम लोग। बी क्या है, आर्टिकल 29, तो ये भी अल्पसंख्यकों की ही बात करता है। तो यहाँ पर 4 देखते हैं हम लोग कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 4, बी का 4, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, अब इसको देख लिया जाए। आर्टिकल 16(2) क्या है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, वंश, जाति, लिंग, उद्भव और जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 29(2) क्या कहता है कि राज्य द्वारा घोषित या राज्य सहायता वाले शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं 30 क्या कहता है कि शिक्षण संस्था स्थापित करने की बात करता है। और आर्टिकल 31 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से ही संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। मतलब स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या इसमें से कौन से हैं, आप देखिए यहाँ पर। ये क्या कहता है कि राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण नहीं, ये नहीं है। नियंत्रण का अभाव, ये भी नहीं है। इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, ये भी नहीं है। स्वतः को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, ये है। स्वतंत्रता का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि स्वतः को पूर्णतः विकसित करो, इतना स्वतंत्र हो कि अपने आप को विकसित कर सकते हो। कोई स्वतः को खुद को डेवलप करने में कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। वो सही वे में लेना है इसको। ऐसा नहीं कि आपको स्वतंत्र कर दिया तो आप जाकर वहाँ दंगा फसाद कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये सोशल इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्तियों की गतिविधियों पर अनुचित प्रतिबंध पर अभाव रहेगा, ताकि व्यक्ति को स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर मिल सके। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को बाधित किए, बिना कानून व्यवस्था को हानि पहुंचाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है, बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को बाधित किए, बिना कानून व्यवस्था को हानि पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने की आज़ादी होनी चाहिए। नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है। तो ये क्या कहता है कि नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नागरिक जो है वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये सही है। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ये भी सही है। अच्छा, राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता है तो कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये गलत है। यहाँ पर राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ये गलत है। और तो ऑप्शन सी देखिए क्या कहे, आर्टिकल 80 जो है, आर्टिकल 18 क्या कहता है कि उपाधियों को अंत करने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सब सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। देखिए, राज्य उपाधि कौन प्रदान करेगा, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, और कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो ये तीनों के तीनों कथन यहाँ पर डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4 में क्या कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति
आपत्ति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ये भी सही है। अब नोट में देखिए क्या लिखा है कि बालाजी राघवने बनाम भारत संघ 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। न्यायालय ने माना कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार आर्टिकल 81 का उल्लंघन नहीं करते हैं, ये उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है, किस बात में बोला गया? तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में बोला गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त होता है। प्रत्याभूत समता का अधिकार क्या है? ये यूपीपीसीएस 2019-92 का क्वेश्चन है कि प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त है। तो ये समता का एक कार्यपालिका कृत्य के विरुद्ध है, प्रक्रियात्मक कृत्य के विरुद्ध है और इंसेंडरी यानी कि अधिष्ठायी विधि के भी क्या है? विरुद्ध है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। अब इसको देखिए, आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार, आर्टिकल 14 के विरुद्ध प्रत्याभूत समता का अधिकार कार्यपालिका कृत्य, प्रक्रियात्मक विधि और अधिष्ठायी विधि तीनों के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सामाजिक समानता किसी समाज की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उस समाज की सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो। इसका मूल निहितार्थ है कि समाज में विशेष अधिकारों का अभाव है, अर्थात सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। सामाजिक समानता से अभिप्राय है ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित न हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 क्या कहते हैं? समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या विशेष अधिकारों का अभाव है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सामाजिक समानता किसी समाज की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उस समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो। ठीक है, इसका मूल निहितार्थ है कि समाज में विशेषाधिकारों का अभाव है, अर्थात सभी को समान अधिकार प्राप्त है। समाज में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, सभी को समान महत्व दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर विशेष अधिकारों के अभाव को यहाँ पर सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है कि सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है। पहला क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करने चाहिए, कि विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण में कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए, कि ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति जाति, मूल, वंश या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित न हो। ये ऑप्शन यहाँ पर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सामाजिक समानता का मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति जिसमें जाति, मूल, वंश, धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित न हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तो आर्टिकल 17 और 18 में किस प्रकार की समानता, तो ये भी आपको ये सामाजिक समानता ही होती है। 14 से 18 जो है वो सामाजिक समानता की बात करती है, तो ये भी सामाजिक समानता हो जाएगी। क्या कहता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा आर्टिकल 17 व 18 द्वारा सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। ऊंच नीच की भावना और उपाधियां कहीं न कहीं श्रेष्ठता के प्रतिक्रम पर आधारित है, जो कि सामाजिक असमानता को प्रकट करती है। आर्टिकल 17 में वर्णित अस्पृश्यता का अंत करने के लिए भारतीय संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को क्या किया है? पारित कर दिया है, जिसे बाद में 1976 में संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की संज्ञा दी गई और संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत करने की बात कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर कि आर्टिकल 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है। इसका तात्पर्य क्या है? कानून के समान संरक्षण का बात करता है। इसका मतलब कि किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना, ये नहीं है इसमें। न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार, ये सही है। समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना, ये सही बात है। और कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का सम्मान होना, ये भी सही है। कानून के समक्ष समानता, समान संरक्षण मतलब सभी को कानून से समान संरक्षण प्राप्त है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे 2, 3, 4।
कि संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य यह है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अगर परिस्थितियां समान हैं तो समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति में कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा और विधि उन पर समान रूप से लागू होगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय तक सबकी समान पहुंच तथा बिना किसी वर्गीय या जातीय भेदभाव के एक ही अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान कानून के समान संरक्षण का सूचक है। देखिए, बिना किसी वर्गीय या जातीय भेदभाव के एक ही अपराध के लिए समान दंड का प्रावधान जो है यही कानून के समान संरक्षण का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये आर्टिकल 15 के तहत ही समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? आर्टिकल 16 के खंड 4 के तहत। आर्टिकल 16 के किस खंड के तहत? तो खंड 4 के तहत जो है वह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ कि राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वो पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, वह नियुक्तियों या पदों में के आरक्षण का उपबंध कर सकता है। जिन यहाँ लिखा गया है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व जो है सरकारी नौकरियों में या राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो उसमें आरक्षण का प्रावधान भी उनके लिए किया गया है। ये 16(4) में आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, यह भी गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, याद रखिएगा। सामाजिक समानता जो है संविधान में प्रत्याभूत है 14 से 18 को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 16(1) और 16(2) जो है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 16(1) के अनुसार यह उपबंधित किया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। ठीक है, और 16(2) में क्या कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा और न उनसे विभेद किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह आर्टिकल 63, 4, 5, 63, 64, 64 के क और 65 इसके अपवाद हैं। इसमें संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए समाज की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों आदि के लिए अतिरिक्त प्रावधान कर सकती है। मतलब इस आर्टिकल के तहत क्या कहा गया है कि जो भी पिछड़े हुए समाज के जो हैं, समाज के पिछड़े हुए जो लोग हैं, SC, ST और अन्य पिछड़े वर्ग, इनके लिए अतिरिक्त प्रावधान कर सकती है। ठीक है, मतलब आरक्षण की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है अगर देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी ये उसके अंतर्गत निहित हो सकते हैं। आर्टिकल 14 के तहत ये भी निहित हो सकते हैं और आर्टिकल 16 समान अवसर रोजगार को लेके तो ये भी सही हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा गया कि 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद शब्द प्रस्तावना में समाहित किया गया है। आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समता का अधिकार, आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार, और इन सभी ने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के तहत आर्टिकल 21 के तहत आवास के अधिकार और विदेश यात्रा के अधिकार के साथ ही अन्य अधिकारों को समाहित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए आर्टिकल 14 और 16, आर्टिकल 14 और 16 याद रखिएगा। इसको जो है वह समान कार्य के लिए समान वेतन के तहत इस आर्टिकल को अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये आपको परिभाषित हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो मौलिक अधिकार में आवास का अधिकार, देखिए पहला जो है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, ये तो नहीं है।
निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के सर्वोच्च न्यायालय ने, पहले मौलिक अधिकार नहीं था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजनों में क्या किया गया है कि मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो ये है कि आवास का अधिकार भी है और विदेश यात्रा का अधिकार भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार भी है। तो ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। 1 2 3। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संसद की विधि के अधीन लोगों को उपलब्ध है कि संविधान में विशिष्टता उबंधित है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है। देखो प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित किया गया है। देखिए लिखा गया कि इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1901 क में वर्णित भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को क्या माना है, निहित माना है। आर्टिकल 19(1) का भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने वाले निर्बंधन के आधार क्या है, यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो निर्बंधन यानी कि रोक लगने के जो अधिकार हैं वो किस आधार पर किए जाएंगे, तो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के आधार पर, न्यायालय की अवमानना के आधार पर और मानहानि के आधार पर जो है ना वो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के आधार पर, न्यायालय की अवमानना के आधार पर और मानहानि के आधार पर, साथ ही लोक व्यवस्था के आधार पर, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पर, शिष्टाचार और सदाचार के आधार पर और अपराध उत्पीड़न के आधार पर, ठीक है, ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान के मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता को स्टार्टिंग में नहीं था लेकिन इसको बाद में जो है आर्टिकल 19(1) का के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य जो है ये आर्टिकल 19(1) के तहत इसको शामिल किया गया है। देखिए संविधान के आर्टिकल 19(1) में प्रत्यभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और आज मैं 100 तक कंप्लीट करूंगा। बाकी जो भी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कल की वीडियो पार्ट 3 में अपलोड कर दिए जाएंगे। पार्ट 1 में मैंने मूल अधिकार से रिलेटेड वो 1 से 50 तक इंपॉर्टेंट MCQ का डिस्कशन किया। आज पार्ट 2 है तो 51 से 100 तक कंप्लीट किया हूँ। इसी तरह 50 क्वेश्चन कल मैं इसको ये पार्ट 3 के तौर पर इसको क्या करूँगा, ले आऊँगा। और तो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं हम लोग कि भारत में वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार है, ये किस तरह का अधिकार है, तो भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर निर्बंधित है, ये सही है। न्यायालय की अवमानना के आधार पर निर्बंधित है, ये भी सही। विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बंधित है, ये भी सही है। ये नहीं, अल्पसंख्यकों संरक्षण के आधार पर निर्बंधित है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन 1 2 3 सही हो जाएंगे। देखिए ये सीरीज 2010 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि पार्ट 2 जो है वो हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। हम लोगों ने क्या किया, ये पार्ट 2 जो है पार्ट 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब कल हम लोग चलते हैं पार्ट 3 की ओर। तो आप लोग इसको देखें और कुछ शॉर्ट नोट्स भी आप लोग तैयार करते रहें और शाम में इंडियन इकोनॉमी का जो सेशन चल रहा है उसको भी आप लोग देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।